हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। लूसेंट समान ज्ञान वीडियो सीरीज का ये प्राचीन भारतीय इतिहास का थर्ड वीडियो होगा, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए सभी तथ्यों को देखेंगे। ये आपका स्टेट पीसीएस लेवल तक के सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे बिहार दरोगा हो, पुलिस हो, यूपीएसआई, यूपी पुलिस या फिर यूपी बीसीएस या बीपीएससी। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम शाहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। यानी सबसे पहला जो साइट था सिंधु घाटी सभ्यता की, उसमें हड़प्पा स्थल का ही खुदाई हुआ था। इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में किसके नेतृत्व में? दयाराम शाहनी के नेतृत्व में। और किसके निर्देश पर? तो वह सर जॉन मार्शल के नेतृत्व पर। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न क्या क्या पूछता है? हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई, कब हुई, या उस समय निर्देशक कौन थे पुरातत्व विभाग के? तो हो जाएगा सर जॉन मार्शल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्य कालीन था। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक और कांस्य कालीन यानी ब्रोंज एज की सभ्यता थी वो। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह नगरीय था, शहरी सभ्यता थी, न कि ग्रामीण सभ्यता थी। अब उसका टाइम पीरियड काल निर्धारण कैसे होता है? तो रेडियो कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि यानी सबसे ज़्यादा जो माना जाता है कि उसका पीरियड रहा होगा वो है 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक का समय। देखिए, अन्य विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता का काल जो बताया गया वह है अलग अलग है। सर मार्टिनर ने कहा 2500 से 1500, वुली ने 2800 ईस्वी पूर्व, जॉन मार्शल 3250 से 2750 जो कि सबसे ज़्यादा मान्य है, डीपी अग्रवाल 2350 से 1750 बोले, और अल्विन 2150 से 1700 पूर्व। तो यहाँ पे जनरली पूछता है वह सर जॉन मार्शल का ही 3250 से लेकर के 2750 ईस्वी पूर्व तक इसका काल माना गया है। सिंधु सभ्यता का काल, तो पूर्व हड़प्पा काल यह 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कोटजी, दब शदादत, अमारीनाल, रिशलाल। परिपक्व हड़प्पा काल ये 2600 से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक आता है, जिसका अलग अलग स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली। मेनली इसी से पूछता है। ठीक है, फर्स्ट का उतना प्रश्न नहीं आता है। उत्तर हड़प्पा काल ये 1900 से लेकर के 1300 ईस्वी पूर्व है, जिसके अंतर्गत है रंगपुर, रोजी जो गुजरात में आता है, और राखीगढ़ी हरियाणा। तो मेनली आपका बी और सी जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका विस्तार देखिए। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया जाता है, जिसका दक्षिणतम पार्ट आप देखिएगा तो है दयामाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, उत्तरी इलाका मांडा जो कि कश्मीर में है, सुत कागेंडोर ये पाकिस्तान में पड़ता है, और आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पूछता है कभी कभी पूछेगा कि उत्तम आपका उत्तरी छोर कौन सा है, पश्चिमी छोर कौन सा है। तो ये जो पिक्चर है आपको याद रखने में हेल्प करेगा। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है समूचा क्षेत्र वह एक त्रिभुज के आकार का है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल तो यह है कितना? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब हम देखेंगे एक एक करके हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल, जहां से प्रश्न श्योर शॉर्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहला देखिए हड़प्पा स्थल, तो यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। प्रश्न पूछेगा हड़प्पा स्थल जो है कौन सा नदी पर बसा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा रावी नदी। इसकी खुदाई जो है 1921 ईस्वी में दयाराम शाहनी ने की थी। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो अभी स्वास्तिक चिन्ह हम इस तरह से स्वास्तिक चिन्ह जो हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, वो कहाँ से लिया हुआ है? हड़प्पा से ही मिला है। ठीक है, तो स्वास्तिक चिन्ह वहीं से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में टोटल 6 अन्नागार हैं जो ईंटों से बने चबूतरे पर 2 पंक्तों में है। प्रत्येक की लंबाई जो है वह
15.23 मीटर और चौड़ाई 6.9 मीटर है। यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल को एक नज़र में देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा, या हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए हड़प्पा, तो उसकी खोज करता है दयाराम शाहनी 1921 ईस्वी में। कौन सा नदी पे है? रावी नदी। वर्तमान इसका एरिया कौन सा है? मोंटगोमरी, जो कि पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो, तो ये खोजा गया है, खुदाई किया गया है रखालदास बनर्जी, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको आरडी बनर्जी भी रहेगा। उत्खनन वर्ष 1922, कौन से नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान में यह लरकाना जिला पाकिस्तान में पड़ता है। सुतका गेंडोर, यह ऑरेल स्टाइन ने खुदाई की थी 1927 ईस्वी में। कौन सा नदी है? दास्क नदी के किनारे बचा हुआ है, जो कि बलूच पाकिस्तान में है। चानुदड़ो, यह गोपाल मजमूदार ने किया था 1931 ईस्वी में। यह जो है सिंधु नदी के किनारे बचा हुआ है और सिंध पाकिस्तान में स्थित है। पांचवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है ये, कालीबंगा, तो इसकी खुदाई बीके थापर और ब्रिजवासी लाल ने किया था 1953 ईस्वी में। ये जो है कालीबंगा वह घाघर नदी के किनारे बसा हुआ है। ये हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखिए कोट दीजी, यह फजल अहमद ने इसकी खुदाई की थी 1953 ईस्वी में। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी पाकिस्तान में है। रंगपुर, तो ये जो है रंगनाथ राव ने किया था 1953-54 में, और ये मादर नदी के किनारे बसा हुआ कहाँ पर? काठियावाड़ गुजरात में। अगला है रोपड़, ये इंपॉर्टेंट है, तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। खुदाई यगदत्त शर्मा ने की थी 1953-56 में। कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में। लोथल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई की थी 1957-58 में। लोथल कौन नदी के किनारे है? भोगवा के किनारे। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में। 10वां देखिए आलमगीरपुर, जो कि यगदत्त शर्मा ने किया था। हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। बनमाली, तो यह आरबिस्ट और धौलावीरा दोनों की खुदाई आरबिस्ट के नेतृत्व में हुई थी। बनमाली 1974 में और धौलावीरा 1985 में। बनमाली जो है रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन धौलावीरा कोई नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। ठीक है, बनवाली हरियाणा में पड़ता है और धौलावीरा कच्छ गुजरात में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब याद हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं, जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने हुए थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का, यानी एक सींग वाले पशु का सबसे ज़्यादा वहाँ पे अंकन किया हुआ, जो मोहरे मिले वहाँ से। दूसरा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बार बार पूछता है, तो वो होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। यहाँ एक मुहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित हैं। उसके सिर पर 3 सिंह हैं। वह पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है और पांवों पर 2 हिरन है। इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, अगर बीपीएससी पीटी दे रहे हैं तो आपके लिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या है। मोहनजोदड़ो में जो मुहर मिला है उसमें एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा, एक भैंसा और 2 हिरन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है, जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7.101 मीटर चौड़ा है तथा 2.43 मीटर गहरा भी है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नागार, जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। एक अन्य मुहर पर कुब्बड़ वाले बैल। ठीक है, अगर पूछता है कुब्बड़ वाले बैल की मुहर कौन सा स्थल से मिला है, तो क्या आंसर होगा? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो से ही सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सूती वस्त्र का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिला। घोड़े का अस्तित्व का भी संकेत यहीं से प्राप्त हुआ है। तीसरा स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ होती है। तो कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
बार बार ये रिपीट होता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आंसर होगा कालीबंगा। यहाँ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव था। देखिए जनरली क्या था कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी का काफ़ी ही अच्छा सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन कालीबंगा में वह नहीं थी। तो इसीलिए एग्जामिनर फंसाने के लिए पूछ देता है कि कौन सा स्थल में जल निकास की व्यवस्था जो है अच्छी नहीं थी, तो आंसर होगा कालीबंगा। अगला है, यहाँ युगल शवाधान का प्रमाण मिलता है, यानी स्त्री और पुरुष को साथ साथ दफनाने का प्रमाण मिला है। मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे ये भी कयास लगाए जाते हैं कि सती प्रथा रही होगी। अगला है, यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाजा लगा हुआ रहता था। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। चौथा स्थल है लोथल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, ठीक है। हड़प्पा के समय में बंदरगाह कौन सी थी, लोथल थी, जो कहाँ पर स्थित है, अभी गुजरात में स्थित है। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष 1800 ईस्वी पूर्व में पाए गए थे। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल शवाधान के साक्ष्य, फारस की मोहरें, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना आदि भी प्राप्त हुआ है। लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोथल में ही चित्रित मृदभांड है जो कि आप पंचतंत्र की कहानी अगर पढ़े होंगे तो उसका याद दिलाता है, ठीक है, ये पूछेगा आपको। चलिए अगला 5वां साइट देखते हैं, वह है चाणूद्रो। चाणूद्रो में सैंधव संस्कृति के बाद झुक्कर और झांगर संस्कृति विकसित हुई। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, ठीक है, अभी जो लिपस्टिक यूज हो रहा है वो भी चाणूद्रा में उसका साक्ष्य मिला है। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पैर के निशान। इंपॉर्टेंट है ये, एक जो चीज़ वस्तुएं मिली है ना वो ऑप्शन में हमेशा पूछता है, तो उसको आप छोड़िएगा मत। तो कुत्ते के पैर वाले निशान का पीछा करते हुए बिल्ली जो है वह चाणूरदड़ा में मिला है। गुड़िया बनाने का भी कारखाना का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चाणूद्रो में बकराकार ईंटें, कांस्य की बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी के भी अवशेष प्राप्त किए गए हैं। छठा स्थल देखते हैं, रंगपुर। तो यह गुजरात के मादर नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्चे ईंटों का दुर्ग मिला है। 7वां देखिए, धौलावीरा। तो यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन के साक्ष्य साथ साथ मिले हैं। यह भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य तथ्य जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर पूछता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज़ से या किस धातु से अपरिचित थे, तो होगा लोहा, आयरन। यद्यपि यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सूराकोटजा में घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऐसा माना गया है कि घोड़ा से परिचित नहीं थे, लेकिन प्रश्न जो है पूछता है, सब लोग को पता है कि घोड़े से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, लेकिन प्रश्न पूछ देगा कि घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आंसर क्या होगा, सूरकोटदा। अगला पॉइंट है, संधववासी लिंग मूर्ति पूजक थे किंतु आर्य प्रकृति पूजक। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते थे। अगला पॉइंट है, सिंधवासियों के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के होते थे। उनके जितने भी बर्तन हुआ करते थे वो कैसा होता था, लाल या फिर गुलाबी। यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था, प्रमाण नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि दास प्रथा भी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधवासी पासे का खेल एवं नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन किया करते थे। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई, इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में गाय की मूर्ति नहीं मिली, इसका ख्याल रखिएगा, पूछेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, यातायात के लिए वो लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट है टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता था कि आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा के नाम से जानते थे। अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दिलमन, मकान एवं मेलुहा की जानकारी मिलती है।
अब हम आगे देखेंगे हड़प्पाकालीन लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में। तो हड़प्पाकालीन समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था, जो मातृ देवी की पूजा से स्पष्ट होता है। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। पुरुष एवं महिला दोनों आभूषणों का प्रयोग किया करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि प्रचलन साधन थे। धार्मिक जीवन, तो हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली है। इसका मतलब क्या हुआ कि मातृत्व का काफी पूजा करते थे हड़प्पा के लोग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी, अभी हमने बताया आपको मातृत्व का उपासना लोग काफी करते थे, ऐसा साक्ष्य मिला है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता है। पशुओं में कुबड़ वाले बैल, पक्षियों में फाख्ता की पूजा की जाती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा ये। अभी हम लोग जो मंदिरों में पूजा करते हैं उसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला है कि सिंधु सभ्यता में मंदिर हुआ करती थी। नेक्स्ट है शवदान, यानी शव का वो लोग कैसे संस्कार करते थे। तो आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, परंतु कुछ स्थान पर शव को पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता था। कहीं कहीं पे आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट है राजनीतिक जीवन। तो सैंधव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव था, उतना राजनीतिक संगठन नहीं हुआ करता था। यहाँ पर पुरोहितों द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं भी मंदिर नहीं पाया गया है। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर, यानी वो लोग व्यापार की तरफ ज़्यादा झुकाव थे, ना कि राज्य या शासन पाठ में। ठीक है। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था, यानी व्यापारी वर्ग के हाथों में। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। तो सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि, उद्योग इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय कौन कौन था? पशुपालन, कृषि और उद्योग। कृषि में देखिए सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे। वे लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे। कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। पीछे हमने देखा था जब अलग अलग स्थलों की विशेषता पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है सैंधववासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिनमें गेहूं और जौ प्रमुख उत्पाद था। बनवाली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है, जिसका साक्ष्य कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। नदी तालाब द्वारा सिंचाई की जाती थी। नहर का भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी, नदी और सिर्फ तालाब ही था। अब देखिए व्यापार। तो वस्त्र उद्योग सैंधव वासियों का प्रमुख उद्योग रहा होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि कपास की खेती होती थी वहाँ पर, जिसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? मोहनजोदड़ो। ऑलरेडी अभी बताया 2 सेकंड पहले। सैंधव वासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चांदोड़ो व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने का भी साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। इनकी समृद्धि व्यापार पर ही स्थित थी। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु वासियों का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन और मिस्र से हुआ करता था मेनली। इतिहासकार दिलमन की पहचान बहरीन से, मकान की पहचान मकरान तट से और मेहलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से करते थे। अब देखिए सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं कहाँ से, कौन सा धातु? तो लाजवर्ण मणि यह अफगानिस्तान से आता था। सोना कोलार कर्नाटका से। टीन अफगानिस्तान से। एस्टेटाइट ईरान से। गोमुद सौराष्ट्र यानी गुजरात से। तांबा आज भी खेतड़ी में काफ़ी तांबा है, राजस्थान में जो पड़ता है। फिरोजा फारस से। संगमरमर राजस्थान से आती थी। और इंद्रगोप मणि यह भचौड़ गुजरात से। अब देखिए मोहरों एवं बाट प्रमुख। सैंधव सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सिल खड़ी यानी स्टीलाइट से होता था। विनिमय बाटों के द्वारा नियंत्रित थे, जो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल में 16 या उसके आवर्तक में होते थे, जैसे 16 हो गया,
64 160 यानी 16 का गुणनखंड होता था वो। उसकी ऊपरी जो मानदंड में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। अब तक लगभग 2000 मोहरे यानी शील का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा लिपि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा। तो हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्रलेखात्मक था यानी पिक्टोरियल था। यह लिपि गोमुद्रिका पद्धति में या चित्रात्मक है। अब तक लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्र यानी पिक्टोग्राफ प्राप्त हुए हैं। अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा से जो भी लिपि मिला हुआ है लिखा हो उसका अध्ययन अब तक नहीं किया गया है। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, विनाश कैसे हुआ। तो हड़प्पा संस्कृति के अंत के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग थ्योरी है, मानना है। जैसे कुछ ने कहा कि भूकंप के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई, तो ये डेल्स का मानना था। प्रकृति आपदा में भूकंप भी आ जाता है, बाढ़ भी आ जाता है, तो उन्होंने कैनेडी ने माना ऐसा। आर्यों का आक्रमण, ठीक है, व्हीलर और गार्डन का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया गया। विदेशी आक्रमण, यह गार्नर चाइल्ड्स का मानना है। जलवायु परिवर्तन सेम चीज़ है, बस शब्दों का अलग अलग चयन किया है विद्वानों ने। जलवायु परिवर्तन में क्या होगा, प्रकृति आपदाएं आएगी, तो ये स्टाइन और घोष का मानना है। अस्थिर नदी तंत्र, ऑब्वियसली बाढ़ जो हम बताए, तो ये लेब्रिक ने माना, और बाढ़ मैके राव मार्शल ने। तो मेनली क्या है, जो रीजन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं या तो आक्रमण हुआ है या प्राकृतिक कारण हुआ है, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के विशिष्ट तथ्य, कुछ जो फैक्ट्स हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ज़्यादातर हड़प्पाई सिलें चौकोर होती थी, यानी इस तरह के, ठीक है। बनवाली हरियाणा से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बने हल कहाँ से मिले, बनवाली स्थल जो कि हरियाणा में है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। अगला है, आलमगीरपुर से एक भी मोहर नहीं मिली है। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कौन सा सिंधु घाटी स्थल से एक भी मोहर नहीं मिला अब तक, तो आंसर होगा आलमगीरपुर। सरस्वती जहां बहती थी अब लुप्त है, उस क्षेत्र को बिंशन कहते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन नगरों का आयताकार खंडों में बांटा गया था। अगला है, सुतका, गेंडोर व सुरकोतदा समुद्र तटीय नगर थे। सैंधव वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में व बस्ती पूर्व दिशा में होती थी, ठीक है। दुर्ग कैसा होता था, पश्चिम, और बस्ती पूर्व दिशा में। नेक्स्ट देखिए, घरों के दरवाजे व खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुल करके पीछे की ओर खुलती थी, पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी दरवाजे होते थे वो घर के ओर न खुल करके घर के पीछे की ओर खुलती थी। केवल लोथल में ही जो मुख्य दरवाजा है वो सड़क की ओर खुला करता था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा स्थल में जो दरवाजा है वह सड़क की ओर खुलता था, तो होगा लोथल, बाकी सब जगह सड़क के पीछे खुलती थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड वीडियो हमने देखा प्राचीन इतिहास का क्राउन जीएस से। उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। कुछ पूछना है या कैसा लगा, कुछ जवाब देना है तो हमें कमेंट में बताइएगा। अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो जो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे बुक्स का, मैगजीन्स का, करंट अफेयर का, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर सर्च करके इस लोगो वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट हो। थैंक यू।